हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। ये भारत का प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। तो ये भारत के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अच्छा, ये कौन सा अशोक है जिसे भारत का हम लोग एकदम से प्रतापी सम्राट अशोक मानते हैं। क्या होता है प्रतापी सम्राट अशोक, जिसे हम लोग कहते हैं महान सम्राट अशोक कहते हैं। जिस अशोक से हम लोगों ने ना भारत का 24 जो चक्र है उसमें 24 तिलियां हम लोगों ने लिया है। अशोक स्तंभ हम लोगों ने लिया है जिसमें 4 शेर है, अपने सिक्के पे हम लोगों ने दर्शाया है। और अशोक के वजह से ही हम लोगों के देश में बौद्ध धर्म की काफी महत्व बढ़ गया। ये कौन था, सम्राट अशोक, जिसे हम लोग प्यार से प्रियदर्शी बुलाते हैं। इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, अखंड भारत में इनकी ख्याति फैली हुई थी। अच्छा, ये ना अशोक पहले ना हम लोग कहानी तो सुनते हैं कि अशोक अपने 108 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठे थे। हो सकता है कि चचेरा वचेरा भाई हो या इनके पिताजी, असल बात है ना, जो राजा लोग थे ना वो 108 को 10 को रानियां रखा करते थे, महारानियां रखा करते। तो हो सकता है कि एक से हुआ होगा तो 108 को हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, इनका हृदय कहाँ पे परिवर्तित होता है। कलिंग का एक ऐसा युद्ध जो लगभग पूरे उस समय के इतिहास काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था, उस युद्ध से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने सुना है ना कि अनेकों आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करने आए। थोड़ा अशोक के सम्राट अशोक के समय में आए होते ना तो औकात का पता चल जाता कि अशोक था क्या। तो दुनिया के सबसे क्रूर शासक हम लोग सुने हैं कि और क्या है, चंगेज खान था। चंगेज खान हम लोग पढ़े हैं इतिहास में कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को मारने के बाद से पेटवा फाड़ के उसमें से बच्चा निकाल के काटता था, इतना कमीना था। लेकिन अगर सम्राट अशोक के समय में होता ना तो उसको भी समझ में आता कि हाँ उसका बाप भारत में जिंदा है। ऐसे थे सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी ख्याति अलग थी, बिंदुसार का अपना ख्याति अलग था और भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः किस लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि, एक ऐसा लिपि जिसे हम लोग ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, लिखा गया। अच्छा, हम लोग लिखते हैं उस कला को क्या बोलते हैं। हम लोग जो लिखते हैं ना दाएं से बाएं लिखते हैं। किधर से लिखते हैं, दाहिने से बाएं से दाहिने लिखते जाते हैं। इसको हम लोग ना लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपि। हम लोग किस लिपि में लिखते हैं ना, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और इसको लिखना नहीं बोलते हम लोग, इसको लिपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपना बोलते हैं। हम लोग लिपते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, क्या लिखा गया था, अशोक का अभिलेख। देवनागरी लिपि जिसमें देवता लोग लिखते थे। और एक खरोष्टी लिपि और शारदा। शारदा और खरोष्टी से हमें मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभाष्य के रचयिता कौन थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। क्या थे, महाभाष्य के रचयिता कौन थे, पतंजलि थे। ठीक। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे थे। कालिदास हमारे बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं, संस्कृत कवि रहे हैं। और नागार्जुन, इन्होंने भी ना भारत में अपना एक अलग योगदान दिया था, नागार्जुन ने। ठीक है। आगे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। सात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक था ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्या था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। पूरे इस सातवाहन का सबसे प्रतापी, सबसे मतलब ना, एक बोलते हैं ना कि उदार दिल वाला कोई राजा हुआ तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। एक खास बात था इस गौतमी पुत्र सातकर्णी में, ये जिधर ना जिस मैदान में चल जाता था ना अपना सेना लेके पूरा मैदान साफ हो जाया करता था। अरे भारत में बहुत प्रतापी, बहुत ही महान शासक हुए हैं, लेकिन है जो छोटा विदेशी आक्रमणकारी आए ना, इन लोग के बाद आए, बस यही बात हो गया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने समय का सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे, तो कालिदास। कालिदास ने क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम। भौभूति भी भारत के बड़ा ही बढ़िया लेखक है, बाण भट्ट।
कुछ देर पहले हम लोग अगले पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और जयदेव, ये सब क्या है, भारत की एकदम बढ़िया से लेखक है और रचयिता है। अगला क्वेश्चन आएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है नौ शाह सांकचरित किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो सिंधु राज से संबंधित है। क्या लिखा है? नौ शाह सांसक चरित्र। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक हो जाएगा ना, गोपाल था। कौन था पाल वंश का संस्थापक? गोपाल। धर्मपाल और देवपाल सब इसी में आए थे, महिपाल। लेकिन इसका जो संस्थापक था, स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ना, वो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। ग्राम क्या था? चोल शासक की सबसे छोटी इकाई थी। और हम लोगों में भी ना सबसे छोटी इकाई ही ग्राम ही है, क्योंकि ग्राम के बाद से हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हड़। कौन? कल्हड़ क्या थे? राज तरंगिणी के लेखक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अरब यात्री अल-बरूनी भारत किसके समय आया था? अरब यात्री अल-बरूनी ना भारत किसके समय आया? तो महमूद गजनबी के समय भारत में आया था। महमूद गजनबी ने मैंने भारत पे अनेकों बार आक्रमण किए, और उस आक्रमण में एक सबसे ज्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का लूट के ले जाना। महमूद जो गजनबी था ना, 108 को ऊंट पे सोना चांदी हीरा मोती लूट के ले गया था। देखिए, एक बार आक्रमण ही नहीं किया था, अनेकों बार आक्रमण किए थे लोग। ठीक है, मोहम्मद गौरी जी से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में लड़े और मारे गए। पहला वाला युद्ध जीते, दूसरी बार मारे गए। बाबर ने क्या रखा? गुलाम वंश का नीम रखा। क्या रखा था? गुलाम वंश का नीम किसने रखा था? तो बाबर ने रखा था। तैमूर लंग तैमूर वंश का था। तैमूर वंश का था। तैमूर, तैमूर सिर्फ लिखा है, इसका नाम पूरा था तैमूर लंग। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासिरी का लेखक हो जाएगा मिनहाज उल सिराज। कौन हो जाएंगे? मिनहाज उल सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक थे। ये बदायूनी और बर्नी, ये जियाउद्दीन बर्नी, ये भी शासक के समय में आए थे। भारत के जो प्रसिद्ध शासक लोग थे उस समय के लेखक हुआ करते थे ये लोग। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की। मतलब ही ना, उसमें टेंशन नहीं रखता था बलबन की क्या करना है, बस युद्ध है तो युद्ध है। उसमें ये नहीं देखना है कि आप शस्त्र और शास्त्र में परिपूर्ण है कि नहीं है। बलबन को इससे मतलब नहीं था। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? किसने लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही? तो फिरोज तुगलक ने लिखा था। फिरोज तुगलक ने लिखा था। इसमें फिरोज शाही को किसने लिखा था? फिरोज तुगलक ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह क्या था? बहमनी राज्य का संस्थापक था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या लिखा था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कृष्ण देव राय इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था ना, रायचूर दोआब। अच्छा, रायचूर दोआब, दोआब से मतलब क्या हुआ? दो नदियों के बीच का दाब, अर्थात दो नदियां एक जगह से गुजरती हैं, उसे दोआब कहते हैं। कभी गौर करिएगा आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं ना पंजाब, ये तो 5 नदियों का समूह है पंजाब। पंजाब में 5 नदियां हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो किससे क्या था? विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में आपसी संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो रायचूर का दोआब था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो हुमायूंनामा मुख्य रूप से ना फारसी भाषा में लिखा गया था।
क्योंकि वहां पे जो कवि हुआ करते थे ना, और फारसी में अनुवाद करने का महारत इन लोग के पास हासिल था। ये लोग उधर से आए ही थे, तो फारसी भाषा ज्यादा अच्छा था इन लोग का। ठीक है, तुर्की, ये तुर्कियों की भाषा थी। अरबी, अरब के लोगों की भाषा थी। संस्कृत ये हमारी और देवताओं की प्रिय भाषा थी। हमारे भारत के लोगों को और देवताओं की प्रिय भाषा संस्कृत थी। अरब के अकबर के दरबार की 9 रत्नों में कौन इतिहासकार था? तो इसमें कौन इतिहासकार था अकबर के 9 रत्नों में? अबुल फजल। अबुल फजल क्या थे? 9 रत्नों में शामिल थे। मान सिंह, बीरबल, ये सब 9 रत्नों में क्या थे? शामिल तो थे, लेकिन इतिहासकार नहीं थे। बीरबल को क्या दिया गया था? बीरबल सारा मतलब उसमें का एक महान मंत्री हुआ करते थे बीरबल। टोडरमल का काम क्या था? भूमि का पैमाइश करना। और मान सिंह को हम लोग बोल सकते हैं ना कि गुलामी का काम कर रहे थे। मान सिंह ने अकबर के साथ रह के भारत पे एक धब्बा लगा दिया। मान सिंह ने अपने लड़की का शादी अकबर से कर दिया और अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन थे? मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक हो जाएगा बदायूनी। कौन हो जाएंगे? बदायूनी इसके लेखक हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग से मतलब है शाहजहां एक ऐसा शासक था जो ना सबको एक समान देखता था और भवन निर्माण में ज्यादा विश्वास करता था शाहजहां। ठीक है, ऐसा कट्टरपंथी शाहजहां नहीं था। और शाहजहां ने ही ना बनवाया था ताजमहल। आज भी विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए, नेता लोग कितना भी बुराई कर ले, लेकिन अगर कोई विदेशी आता है ना तो ताजमहल पे ही लोग लेके जाते हैं अधिकतर समय, चलो ताजमहल देखिए। ऐसा बनवाया गया है। सल्तनत काल का स्वर्ण युग हटाइए। चलिए ठीक है, हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने ना गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। क्या किया था? तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। अरे हम लोग को गुरु तेग बहादुर के का भी कर्णधार है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के दोनों पुत्रों को ना दीवार में चुनवा दिया गया था। आंखें निकाल के दीवार में चुनवा दिया गया था। इतना कमीना था औरंगजेब। कल ही बताए थे ना हम लोग, पढ़े थे अगले वाले वीडियो में कि इतना कमीना मुगल वंश का कोई शासक नहीं हुआ जितना कमीना ही औरंगजेब हुआ था। अगर कोई मुस्लिम भाई नाम भी रखता है औरंगजेब ना तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अरे भाई 1000 लोग हैं, पता नहीं लाखों करोड़ों नाम होंगे, औरंगजेब तो छोड़ दो, इतना कमीना आदमी भाई। हम लोग ना गुरु तेग बहादुर के कर्णधार है। इनके कर्ण को हम लोग चुका नहीं सकते हैं, कर्जदार है। मतलब ये क्या किया औरंगजेब ने? इनके बेटे को चुनवा दिया, साथ ही इनको मृत्यु दंड दिया। असल गलती किसकी थी? गुरु तेग बहादुर की गलती नहीं थी। हम लोग एक सिद्धांत पे चलते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि लोग आइए, आप लोग हमारे देवता हैं। इसी का लड़का था एक, वो अकबर द्वितीय के गुरु तेग बहादुर के दरबार में बोल रहा है ना कि हमें बचा लीजिए। अपने पिता के विद्रोह में खड़ा था, बोला कि हमें बचा लीजिए। गुरु तेग बहादुर बोले कोई नहीं, हमारे दरबार में अगर कोई अतिथि आता है तो देवताओं के समान पूजा जाता है। औरंगजेब बोला कि ऐसा है ना कि हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दो, तो ही बोले कि नहीं, हम आपके बेटे को आपके हवाले नहीं कर सकते हैं, हमारे अतिथि है। बस युद्ध होता है, युद्ध में अपने दोनों बेटों को हार जाते हैं, इनको भी बंदी बना लिया जाता है। मतलब इतना अत्याचार औरंगजेब की इतना तो कोई किया ही नहीं था। बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली किसने शुरू की? दैत्य जो शासन प्रणाली थी ना, लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। क्या नाम था इसका? लॉर्ड क्लाइव ने दैत्य शासन प्रणाली शुरू किया था। डलहौजी ने क्या किया था? तो डलहौजी ने ना हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति। हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। क्या किया था? हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। अच्छा, हड़प नीति बोलते किसको है? हड़प नीति बोलते हैं ना राज्य को हड़प लेना। राज्य को हड़प लेना। हड़प नीति का मतलब क्या हो जाएगा? किसी दूसरे के राज्य को हड़प लेना। जैसे झांसी की रानी थी, झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया। तो ये क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने बोला ना कि आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है, आपके मरने के बाद ये राज्य क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हड़प नीति। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स, ये दोनों कमीने थे इंग्लैंड के।
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। क्या हुआ था? 1773 में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 में चार्टर अधिनियम आया था, इसका भी भारत के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट न 1784 में पारित हुआ था। किसमें पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। इन्हें प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के वृद्ध आदमी किसे बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं हम लोग। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के अध्यात्मक गुरु थे। तिलक गरम दल के नेता थे और गांधी जी नरम दल के नेता थे। ठीक है, या उदारवादी दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा था। सत्याग्रह प्रकाश में लिख के लोगों को जगाया था, भारत के लोगों को कि जागिए, जब जागेंगे आप तभी सवेरा होगा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? समाज में जो फैली हुई थी बुराइयां उसको दूर किया। राजा राम मोहन राय ने भी वही किया। आइए हम लोग को मिल गया एक ऐसा शख्स जिनका नाम है विवेकानंद। जिनका नाम है विवेकानंद। एक बार ना शिकागो सम्मेलन चल रहा था, शिकागो अमेरिका में है, वहां पे एक सम्मेलन चल रहा था। तो भारत की ओर से ना इस स्वामी विवेकानंद गए थे और इनके जाने से कुछ दिन पहले ना अमेरिका में एक बार 45 दिन वहां पे रह के आए थे। और वहां पे भी अमेरिका में भी जो काले और गोरों का भेद फैला था, इनको ना स्वामी विवेकानंद को ब्लैक बोलते थे, सब अत्याचार करते थे। तो इनको सहने की आदत पड़ गई थी। जब भारत लौट के आए, भारत से इनका नाम नॉमिनेट हुआ कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका जाएंगे, तो ये बोले ना कि ना मुझे नहीं जाना है। फिर से लोग बोले कि नहीं, आप उस माहौल में ढल के आए हैं तो आप जाइए। फिर ही गए भारत में, वहां पे जा रहे हैं अमेरिका में जब जा रहे हैं ना, जब स्टार्ट हुआ सम्मेलन तो इनको आखिरी में बुलाया गया। और इनके जो जर्सी था ना, जो जर्सी बोल रहा हूं मैं, जो कपड़ा था वो पूरा भगवा कलर का था और उस भगवा कलर के कपड़ा के पीछे 0 लिखा हुआ था। 0 वही लोग लिख के टैग दिए थे कि इसका वैल्यू कुछ नहीं है। भारत के लोग ना, ये लोग साथ में बोलते हैं, आज भी सुनिए कभी कभी कि भारत के लोग अनपढ़ होते हैं। तो उस समय भी लोग बोलते थे ना कि भारत के लोग अनपढ़ है, गुलाम रहे, गुलामी की तरह इनका ब्रेन वॉश हो गया है। लेकिन जब ये बोलने गए ना तो पहले देखे चारों ओर, जब माइक इनको मिला तो चारों ओर घूम के देख रहे हैं। जब चारों ओर घूम के देख रहे हैं ना, देखने के बाद वो लोग जाने लगे। लगभग 7,000 की संख्या में लोग थे, लोग जाने लगे। तो जब ये बोलना शुरू किए ना तो इनके जो 5 शब्द थे, अमेरिका वाले अपने जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। वो 5 शब्द कौन थे? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका वासी को तो सुनने नहीं दिए थे कि कोई 7 समुद्र पार आके और हम लोग को भाई और बहन बना दे। मतलब भाई, जब इस सभा चल रहा था ना तो आंधी तूफान सब आया, लेकिन वो लोग पूरे उस बारिश में भीग के स्वामी विवेकानंद का जो भाषण था ना, लगभग 45 मिनट भाषण सुने थे। और तालियों के गड़गड़ाहट से 2 मिनट मतलब इनको बोलने का मौका नहीं मिला। क्या जब बोले थे डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, मतलब पहली बार वो लोग ऐसे शब्द सुने थे। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। समाज में अनेकों बुराइयां फैली हुई थी, इन्होंने भी इसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। जब ये लौट के वहां से अमेरिका से भारत में आए ना, तो भारत के जो साधु लोग थे, ये लोग कल्पना किए थे ना कि जाके नाम डुबा के आएगा भारत में। आई लोग सब ना कुछ अलग अलग व्यवस्था करके बैठे थे स्वामी विवेकानंद को पीटने के लिए कि आज इसका बुखार झाड़ेंगे। लेकिन धरे के धरे रह गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इनके अंदर ना पुरुषार्थ जिंदा था, भारत का समाज जिंदा था, भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ना स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। एनी बेसेंट एक ऐसी आयरिश महिला आयरलैंड से निकल के आती है भारत में और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कूदती है, बोलती है कि आप लोग युद्ध करिए, आप लोग दूसरे का गुलाम क्यों बन के रहेंगे। सोचिए, इंग्लैंड के पास में है आयरलैंड, लेकिन वो महिला आती है, भारत के लोगों के
भारत में और भारत के लोगों से बोलती है कि आप युद्ध करिए, युद्ध नहीं करेंगे तो आप हमेशा गुलाम रहेंगे। तो जब इसको हम लोग बोलते हैं ना, भारत की एक नई क्रांति की जनक बोलते हैं। उस समय विदेशी कोई महिला आई थी तो ये एनी बेसेंट थी। आगे है कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में कब हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। इसके पहले भी कांग्रेस का विभाजन कर दिया था, हिंदू और मुस्लिम में बट गए थे। मतलब वह बंगाल का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का नहीं, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कि क्यों इसका विभाजन हुआ? विभाजन का सूत्र अधिवेशन में क्या हुआ? एगो नरम दल में बट गए, एगो गरम दल में बट गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक कौन लिख रहे हैं? तो तिलक लिख रहे हैं। तिलक क्या थे? बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इसमें तीन लोग मुख्य थे, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग गरम दल के मुख्य नेता हुआ करते थे। महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और लोगों ने नाथूराम गोडसे के गोली से शहीद हो गए। भारत में सबसे बहुमूल्य योगदान दिए थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेहरू भी इन्हीं के साथ में थे। चूंकि नेहरू आजादी में उतना इफेक्ट तो नहीं डाले थे, लेकिन इनका सूट बूट पहनने का और बोलने का भाषा इंग्लैंड में बहुत ज्यादा दिन रहे थे, तो इंग्लैंड के लोगों को पसंद था, क्योंकि लगता था कि नेहरू ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, और नेहरू ने आजादी में पैसा भी दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है खाली शरीर से आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है, उसमें पैसे भी लगे थे। नेहरू शुरू से अमीर थे तो पैसा दिए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के पास तो सब था। इस सारे नीतियों से चल के देश को आजादी दिलाया थे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की? तो मुस्लिम लीग ने ना पाकिस्तान की मांग ना लाहौर अधिवेशन में की थी। अच्छा, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की तो उसमें कौन कौन थे? आगा खान, हैदर अली। कि आगा खान मुख्य रूप से पाकिस्तान का निर्माण करता माने जाते हैं। अब हम लोग ना आगा खान के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन विस्तृत जानकारी आपको देना नहीं है, जितना है ठीक है। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? तो आगा खान ने रखा था। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ? हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ? 1909 में हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ। 1909 में क्या हुआ? हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। काकोरी हत्याकांड, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। इसको क्या बोलते हैं? काकोरी कांड लिखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन लिखेंगे हम लोग। काकोरी ट्रेन एक्शन। भाई हम लोगों के लिए तो कांड नहीं था, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोगों ने तो फाइट किया था, एक्शन लिया था उस पे कि नहीं हमें अपने आजादी चाहिए। तो काकोरी के ट्रेन जो जा रही थी उस ट्रेन से हथियार लूटने थे, पैसे लूटने थे। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना ने भगत सिंह ने की थी। कौन? भगत सिंह। एक गाना निकला था, हम लोग सुने थे, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। मतलब तीनों भारत के एक ऐसे जवान थे जिनसे देश में खुशहाली आया करती थी। लेकिन तीनों लोग जब देश की आजादी हुई, एक लोग भी नहीं बचे थे, सिर्फ इन लोगों में। मतलब चंद्रशेखर आजाद भी अल्फ्रेड पार्क में मारे गए थे। लखनऊ में शायद से अल्फ्रेड पार्क है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद मार दिए गए। राजगुरु को फांसी हो गई, सुखदेव को फांसी हो गई और भगत सिंह को फांसी हो गई। एक हफ्ते के अंदर तीनों लोग को फांसी हो जा रही है। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, तीनों लोग को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित था? तो लाला लाजपत राय का जो क्या है ना मृत्यु ना, ये साइमन कमीशन यानी साइमन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग, नारा लगा रहे थे साइमन गो बैक। उसी में लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है। अंग्रेज के जो अधिकारी था उसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था उसका? सैंडर्स, याद रखिएगा। सैंडर्स ने ना आदेश दे दिया कि जाओ वो मतलब मारना शुरू कर दो। ये लोग लाठियां बरसाना शुरू किए और लाला लाजपत राय को खींच के भीड़ से निकाल कर कभी लोग मार दिए थे और अनेकों लाठियां लगी थी। लाला लाजपत राय एक हफ्ते बाद मर गए थे। ठीक है, क्या था हमारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड? हम लोग कई बार बता चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 को होता है।
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का आखिरी आंदोलन था संभवतः 1942 में होता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी भारत के लोगों ने जोर शोर से किया था। अगला है गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। कब होता है गांधी इरविन समझौता? 1931 में होता है। और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लैंड जाते हैं और जाने के बाद भी इनको कुछ हाथ नहीं लगता है। वहां से लौट के आते हैं तो भारत के लोगों से बोलते हैं कि हम लोगों ने अपना देश नहीं बिकने दिया, अपना जमीर नहीं बेचे हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किन वर्गों के प्रतिनिधि से संबंधित था? तो आपको पता होगा ना, पूना पैक्ट न अनुसूचित जनजाति या दलित वर्ग से संबंधित था, जहां पे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। दलित को ऊपर लाने के लिए सब किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हो रही है। कब हो रही है? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है। 1935 का एक अधिनियम आया था हमारे देश में। 1935 का एक अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत हम लोगों ने कुछ किया था। क्या किया था? क्या किया था हम लोगों ने? तो आरबीआई की स्थापना की थी हम लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। लॉर्ड लिथगो थे ये। उस समय जब भारत में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इसका कौन था वायसराय? लॉर्ड लिथगो। इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम भारत को आजादी, मतलब भारत छोड़ के चले जाएंगे। और इन लोगों ने एक और शर्त रखा था कि आजादी तो दे देंगे, लेकिन जब तक संविधान नहीं लिखा जाएगा या संविधान लागू नहीं होगा, हम लोग भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। और उतने दिन तक ये लोग पूर्ण रूप से नहीं गए जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब तक लागू नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? दिल्ली चलो। क्या करो? दिल्ली चलो। चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों जो आजाद हिंद फौज थी, इन लोगों का मानना था कि दिल्ली चलेंगे ना तभी आजादी होगी। वहां पे जाके क्या करना है? पूरा दिल्ली को घेर लेना है, तभी आजादी मिलेगी, या फिर लड़ाई करेंगे तभी आजादी मिलेगी। इनकलाब और जिंदाबाद का नारा जबरदस्त, मतलब भारत में, पूरे भारत में फेमस था। आज भी जब हम लोग इस नारे को सुनते हैं तो हम लोग के अंदर एक अलग से क्रांति जाग जाती है। करो या मरो, ये महात्मा गांधी का नारा था। वंदे मातरम हमारा कुछ है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1947 को हमें आजादी मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कुल मिला जुला के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 1947 में क्या किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान की उद्देशिका फ्रांस से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम लोगों ने कहीं से नीति निर्देशक तत्व तो लिया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है, और अमेरिका से। मतलब हमारा जो पूरा संविधान है भारत का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे वजन वाला संविधान, और पूरी दुनिया का सबसे सुंदर संविधान किसी का है? तो भारत का है। हम लोग संविधान से याद आया ना, हम लोग संविधान में क्या लिखा गया है? संविधान के लिखने के बाद कुछ लोगों ने क्या कहा था, तुम्हारे सारे सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी फुर्सत मिले तो फुर्सत से पढ़ना, मैं तेरे सारे सवालों का मुकम्मल जवाब हूँ। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अस्थाई अध्यक्ष न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अस्थाई अध्यक्ष होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएंगे? और अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई कौन हो रहे हैं अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या हो रहे हैं? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो रहे हैं। प्रारूप समिति क्या हो रहे हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव। कौन थे? डॉक्टर बी एन राव। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार से मतलब क्या था? एक ऐसा शख्स न जिनके पास न संविधान के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी थी। इतनी जानकारी की क्या ही बताया जाए, सिर्फ सलाह दिया करते थे। ठीक है, जैसे मैं किसी आदमी को, एक ग्रुप हम लोग बनाए, हम लोग को अध्ययन कुछ करना है ना, किसी को अमेरिका भेज देंगे, किसी को ईरान भेज देंगे, किसी को इराक भेज देंगे। जब सारे लोग इकट्ठा करके लेके आएंगे ना, मैं अगर अध्यक्ष हूँ, मुझे जानकारी मिलेगी, तो सारे देशों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मेरे पास व्यवस्थित रहेगी सारा। बस वही निभा रहे थे डॉक्टर बी एन राव। सारे देशों से जुटाकर जो भी सूचनाएं थी उनको दी जा रही थी। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? शायद आपको भी पता होना चाहिए, एकदम से इजी क्वेश्चन है। कितनी तिलियां है? 24 तिलियां है। कितनी तिलियां है? 24 तिलियां है। सम्राट अशोक से आ गया, अशोक के चक्र से मुझे कुछ याद आया, आइए कुछ लिखे हैं हम लोग, उसको सुनाते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार की जो ना देखे सपना, उन पे है धिक्कार की जो ना देखे सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं सम्राट अशोक में कितनी तिलियां अशोक से हम लोगों ने लिया है। तो 24 तिलियां लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो जो मूल कर्तव्य है ना, हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा हम लोगों ने मूल कर्तव्य जोड़ा है। 44वां संविधान जो संशोधन है ना, इससे हम लोग पंचायती राज जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? पंचायती राज जोड़े हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का ना भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा हो? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आए थे। 389 सदस्य थे। जब हस्ताक्षर किया गया तो 299 सदस्य बचे थे। और क्या था इसमें? कितनी बैठकें हुई थी? तो एक मतलब 11 को सभा हुई थी और 168 के आसपास बैठकें हुई थी। इतनी बैठकें, इतना बजट लगा के बना था हमारा भारत का संविधान। दुनिया का सबसे सुंदर लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। लेकिन कुछ नेताओं की वजह से संविधान को तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा नहीं पता है, लेकिन शायद से होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है ना, उसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। चूंकि हम लोग का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी भाषा है और अंग्रेजी उपभाषा है। हिंदी क्या है? तो 22 भाषाएं हैं, उसमें से प्रमुखता के साथ हिंदी को जोड़ा गया है। और अंग्रेजी क्या है? उपभाषा है। अंग्रेजी क्या है? उपभाषा है। लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों आइए कुछ और हम लोग को याद आ रहा है, उसको लिख के लेके आए हैं। अपनों की खातिर कुछ करना आज हमें
अपनों की खातिर कुछ करना आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा कोई भूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा कोई भूल नहीं। हो सकता है कि आज हम लोग का वीडियो नहीं चल रहा है, समय बेकार है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग का भी वीडियो चलेगा और आप लोग पसंद भी करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय हिंद।